एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर साहब, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो खुला हुआ था, जंग ना शुरू होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ही ना होता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद ना होता तो इस तरह की किसी धमकी देने की जरूरत ना पड़ती, धमकी देने की जरूरत ना पड़ती तो वॉर एस्केलेशन ना होती। लेकिन अब ये मामला स्टार्ट भी यूएस ने किया अंडर द प्रेशर ऑफ इजराइल, और अब धमका भी यूएस रहा है अंडर द प्रेशर ऑफ इजराइल, और जंग ना खत्म होने की वजह भी शायद प्रेशर ऑफ इजराइल ही है। सो आपको ये सिचुएशन डी एस्केलेट होते हुए कहीं भी एट एनी पॉइंट इन टाइम अभी नजर आ रही है या नहीं ऐसी सिचुएशन, कंसिडरिंग द ट्वीट ऑफ ट्रंप और उसका जो रद्द अमल आया है ईरान से? डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्वीट से तो ये लगता है कि वो शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं और डेस्परेट हो रहे हैं कि जो जंग वो समझते थे कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और वो फतेहयाब हो जाएंगे ईरान की सरकार को गिराने में, तो वो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। तो इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है उनकी, और वो साथ ही साथ उनके अपने मुल्क के अंदर इतनी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं इस जंग के खिलाफ। और पहली बार हम ये मंजर भी देख रहे हैं कि लोग ये शक कर रहे हैं कि ये अमेरिका की तो जंग ही नहीं थी, ये इसराइल के कहने पे हम जंग लड़ रहे हैं। गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब इस बात की का एहसास हो रहा है कि इसकी कुछ सियासी कॉस्ट भी होगी, पॉलिटिकल कॉस्ट भी होंगी, और उससे पहले कि ये कॉस्ट बढ़े वो ये 10-15 दिन के लिए खूब बमबारी करना चाहते हैं ईरान पे, और उनको इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि वो कहें कि अच्छा जी अब मैं इस जंग से निकल रहा हूँ, और वो निकल जाएं और फिर इसराइल वो जंग जारी रखे, तो और ईरान जो है वो इसराइल के हाथों यानी कोई उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में ये सिर्फ 10-15 दिन की आखिरी की तैयारी कर रहे हैं ताकि जिसके दौरान जितना नुकसान कर सकें। और ऐसे ऐसे अजीब मैं तो मंजर देख रहा हूँ कि 30 यूनिवर्सिटियां और इल्मी मराकज पे, स्कूलों पे, स्पोर्ट्स स्टेडियम पे, गोया ये जंग नहीं है बल्कि एक पता नहीं इंतकाम है। और बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मंजर उन्होंने पेश कर दिया दुनिया के सामने। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया में कोई नहीं है जो उनका ये हाथ रोक सके। ये वो लोग हैं जो हमें लेक्चर्स देते थे ह्यूमन राइट्स के, और आज वो इस किस्म की वेरी इंपॉर्टेंट काम पॉइंट कर। एजाज अहमद चौधरी साहब, इसलिए क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशन, आईएईए के जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे यूएस उसके अंदर पेश होता था। आर्टिकल 51, 52, 57 जितने स्कूल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुए हैं, वो उसके अगेंस्ट जाता है। फिर नो क्वार्टर का जो बयान आया है वो जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 23D के अगेंस्ट जाता है। फिर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया है, जिनेवा कन्वेंशन का जो प्रोटोकॉल है एडिशनल प्रोटोकॉल 1, उसका आर्टिकल 56 इन 1977 जो बना था उसके भी अगेंस्ट जाता है। तो कौन इंप्लीमेंट कराएगा रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को जबकि कोई बुली बन जाए? यूएस स्पेशली एंड इजराइल 2-3 साल से लगा हुआ इस तरह करने। Who's going to stop? अलमिया तो यही है कि जिस मुल्क ने ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था 1945 के बाद, वही इसको इसकी ईंट से ईंट बजा रहा है, इसको यानी शिकस्त और रेख्त का इसका जिम्मेदार बन रहा है। और इसलिए जो आपने हवाले दिए बैनुल अक़वामी कवानीन के, वो तो इनके नज़दीक, डोनाल्ड ट्रंप साहब के नज़दीक उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जब कौमी असम्बली, जब उनका जनरल असम्बली का इजलास था, उसमें वो सिर्फ वो एस्केलेटर की और टेलीप्रॉम्प्टर की बात करते रहे। कोई ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने कोई अमन की बात की हो, कोई दुनिया को जोड़ने की बात की हो, वो दुनिया को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको ये बात का शायद अंदाज़ा बाद में होगा कि इस प्रोसेस में जिस मुल्क से वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसका नाम इसराइल है, वो खुद इतना ज्यादा उसको नुकसान पहुंच जाएगा इसराइल को, ना सिर्फ दाखिली लिहाज से बल्कि इस लिहाज से कि वो इस मुल्क इस खित्ते में वो एक पराया मुल्क बन जाएगा। और अगर इन्होंने ये गलती की कि बुश शहर के प्लांट में फिसाइल मटेरियल को डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरे अब पर्शियन गल्फ के जो पानी है और दोनों तरफ मालिक हैं, बल्कि इर्द गिर्द भी जो ममालिक है वो भी मुतासिर होंगे। गोया एक ऐसा कलंक का टीका अपने माथे पर लगा रहे हैं और इसराइल के माथे पर लगा रहे हैं। वो ग्रेटर इसराइल तो भूल जाए, वो अपनी उसकी जो बका है वो मेरे ख्याल में खतरे में पड़ रही है। मुझे तो यही नजर आ रहा है कि 10-15 दिन का ये और हल्ला डालेंगे
Okay. और उसके बाद अचानक ये रोक देंगे। ईरान भी बड़ा इस वक्त चाहता है किसी लिहाज से, वो अब उतना कोहेरेंट नहीं नजर आ रहा जितना कोहेरेंट पहले था। Okay. तो मुझे लगता है कि ईरान भी चाहता है कि कोई बातचीत का रास्ता कहीं खुले और ये जंग जो है वो बंद हो। तो मुझे 10-15 दिन तक कम से कम अमेरिका की हद तक मुझे नजर आ रही है। इसराइल की हद तक अलबत्ता मैं जंग को अभी चलता देख रहा हूँ। और इसराइली मेन शैतान है नकवी साहब, अगर तो ईरान भी, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब फरमा रहे हैं कि वो भी चाहता है गुफ्तगू करना, अगर यूएस भी चाहता है कि किसी तरीके से बात करके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो खुलवाया जाए, इकॉनमी सफ़र कर रही है, वहाँ सुनना भी पड़ रहा है, और इसराइल फिर भी इस तरह का शैतानी कोई प्लान कर देता है जिस तरह पहले भी उसने किया, सो व्हाट विल हैपन? आपको लगता है कि यूएस रोक सकेगा इसराइल को इस तरह का कोई काम करने से? ईरान में क्या इस बारे में फीलिंग? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना जी। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा स्पॉइलर तो इसराइल ही है, नेतन्याहू है। लेकिन जो इस वक्त ट्रंप के बयानात हैं और जो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कि वो मजीद जंग को जारी रखने, वो किसी बहाने की फेस सेविंग के चक्कर में है कि कोई उसको एक ऐसा कोई हॉलीवुड टाइप कोई बड़ा सा एक एडवेंचर बना के, शायद ये जो आज सुबह हुआ है इस्फहान में, इसको ये बना के पेश करना चाहते थे जिस अंदाज से ये आए। और ज़ाहिरन तो उनको रेस्क्यू की बात की थी, लेकिन उसके पीछे ज़ाहिर है जब इतनी तादाद में C-130 आ जाएं और इसी तरह दूसरे जो फाइटर तैयारे हैं और हेलीकॉप्टर और ये फलां, तो ये कोई मकसद तो कोई दूसरा था। ये शायद कोई इसी तरह का एडवेंचर करना चाह रहे थे, लेकिन ईरानियों ने वो मारा है इनको कि अब जो है वो पीछे मुड़ के देखने के लिए। और हालत ये है कि वो गालियों पे उतर आया है ट्रंप। तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की फेस सेविंग, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा अरसे जितना प्रेशर है उस पर, क्योंकि अब उसका जो ट्वीट है उसमें देखिए वो पूरी जंग को जाके उसने आबनाए हुर्मुज़ पे जाके महदूद किया। एब्सोल्युटली, और जो पहले से खुली हुई थी राशिद नकवी साहब, इट वाज ऑलरेडी ओपन, ये वॉर नहीं बंद किया। बहुत ज्वाइन किया एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम।